अगला देखिए पेज 23 पेज नंबर पे उदाहरण है। उदाहरण 3। एक नाव 6 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रवाह की विपरीत दिशा मतलब जिधर पानी बह रहा है, ये देखिए ये पानी इस तरफ बह रहा है अगर, और नाव उसके इस तरफ जा रही है तो उल्टी दिशा हो गई, उसको विपरीत दिशा बोलते हैं। तो प्रवाह की विपरीत दिशा में जिधर पानी बह रहा है, ये पानी इधर बह रहा है और आप इसके उल्टे चल रहे हो तो विपरीत दिशा हो गई। 16 किलोमीटर जाता है और जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में जाते हो तो प्रवाह की दिशा हो गई। प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है वही नाव 13 घंटे में प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए नाव का स्थिर जल में वेग तथा प्रवाह का वेग कितना। देखो क्या क्या पूछा है, वही हम एक्स और वाई मानेंगे। एक तो पूछा है नाव का स्थिर जल में वेग और दूसरा पूछा है प्रवाह का वेग। तो हम नाव के स्थिर जल में वेग को x मानेंगे और प्रवाह के वेग को y मानेंगे, क्योंकि यही दो चीजें हमें निकालना है। तो एक को x एक को y। तो यहां देखिए माना नाव का स्थिर जल में वेग x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाव का स्थिर जल में वेग x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वेग की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बोलो नहीं मीटर प्रति सेकंड भी होता है वेग की इकाई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ देखिए किलोमीटर और घंटा यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा यूज करेंगे। तो नाव का स्थिर जल में वेग कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह का वेग कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर नाव जिधर चल रही है, जिधर नाव चल रही है उसी तरफ पानी जिधर बह रहा है उसी तरफ नाव चल रही है तो उनका वेग प्लस हो जाएगा। और जिस तरफ पानी बह रहा है उसके उल्टा नाव चल रही है तो उनका वेग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए नाव की प्रवाह की दिशा में वेग दोनों को x और y को प्लस कर दिया, x और y को प्लस कर दिया, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रवाह की विपरीत दिशा में जाएंगे, नाव की प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग x और y को माइनस करेंगे। तो जिधर पानी बह रहा है उस तरफ अगर नाव जाएगी तो उसका वेग दोनों जोड़ के आएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर उसके उल्टी दिशा में चल रहा है तो दोनों के वेग को माइनस कर देंगे, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर दूरी बटे वेग होता है। तो हम पता करेंगे कि जो नाव है उसको विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जाना है। विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर। तो पहले हम पता करेंगे कि नाव विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है। दोनों समय मिला के जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 6 घंटे के बराबर आएगा। यहाँ देखिए नाव को प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या है देखिए सूत्र, दूरी बटे वेग। दूरी कितना चल रहा है 16 किलोमीटर, तो दूरी की जगह 16 बटे वेग। विपरीत दिशा में वेग कितना है x माइनस y। तो चेक कर लीजिए सूत्र क्या होता है, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे वेग। तो दूरी कितना चलता है 16 किलोमीटर, तो दूरी की जगह 16 बटे वेग कितना है, किधर चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में वेग कितना है x माइनस वाई, तो वेग की जगह पे x माइनस वाई, इतने घंटे लगेंगे। अब दूसरा है 24 किलोमीटर जाता है प्रवाह की दिशा में, तो नाव को प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। फिर यही सूत्र, दूरी बटे वेग। दूरी कितना चलता है 24 किलोमीटर, तो दूरी की जगह 24 बटे प्रवाह की दिशा में चल रहा है, तो प्रवाह की दिशा में वेग देखेंगे। प्रवाह की दिशा में वेग कितना है x प्लस वाई, तो यहाँ पे देखिए वेग की जगह x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया, दूरी कितना है 24 किलोमीटर बटे प्रवाह की दिशा में वेग। तो प्रवाह की दिशा में वेग कितना है x प्लस वाई, तो प्रवाह की दिशा में वेग
तो दूरी 24 बटे वेग x प्लस वाई। इतना घंटा लगेगा। क्योंकि घंटा क्यों लिखा? क्योंकि ये समय है, समय निकाला है हमने। समय की इकाई घंटा होती, समय की इकाई घंटा होती। तो ये हमें पता चल गया कि इतने घंटे वो प्रवाह की विपरीत दिशा में टाइम लेगा और इतने घंटे टाइम लेगा प्रवाह की दिशा में, और दोनों मिला के कुल कितना घंटा है? 6 घंटा। तो यहाँ एक समीकरण बन जाएगा प्रथम शर्त से, दोनों मिला के मतलब दोनों जोड़ के, दोनों जोड़ेंगे। देखिए दोनों जोड़ दिया तो बराबर किसके आ गया? 6। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरी शर्त से चलेंगे। दूसरी शर्त में क्या है? सेम। अब की बार उसने ये पूरा लिख के नहीं दिखाया, उसने लिख दिया इसी प्रकार। यहां पे लिख सकते हैं आप इसी प्रकार, दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखिए 36 किलोमीटर प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लेगा? 36 बटे x माइनस वाई। और प्रवाह की दिशा में 48 किलोमीटर जाता है तो कितना समय लेगा? 48 बटे x प्लस वाई। और दोनों मिला के कितना घंटा? 13 घंटे। तो यहाँ पे देखिए 36 बटे x माइनस वाई प्लस 48 बटे x प्लस वाई बराबर 13, समीकरण 2। तो ये वाला जैसे किया सेम तरीके से ये वाला भी करना है, बस केवल फर्क ये है कि जहां 6 घंटा था वहां इसमें 13 घंटा यूज करना, जहां दूरी इसमें 16 थी वहां दूरी 36 यूज करना, जहां इसमें दूसरी दूरी 24 थी वहां इसमें दूरी 48 यूज करना। केवल संख्या का स्थान यहाँ बदल देना है और आपको ये दूसरी शर्त मिल जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पे एक तरीका बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में कि यहाँ से 16 को बाहर कर लीजिए तो आएगा 1 बटे एक्स माइनस वाई, और यहाँ से 24 को बाहर कर लीजिए तो आएगा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो समीकरण एक का एक ही रहेगा पर उसका परिवर्तित रूप हो गया। ऐसे यहाँ 36 को और 48 को बाहर कर लीजिए। 36 को बाहर करेंगे तो 1 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 48 को बाहर करिए 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13। ये समीकरण 2 का परिवर्तित रूप हो गया। अब इन दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, देखिए दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है तो इसको m मान लेंगे, और यहाँ पे भी देखिए दोनों में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है तो इसको n मान लेंगे। इसको इसकी जगह पे m मानेंगे, इसकी जगह पे n मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 तथा 2 में 1 बटे एक्स माइनस वाई को m मान लीजिए और 1 बटे एक्स प्लस वाई को n मान लीजिए। तो आपका समीकरण कैसा बन जाएगा? 16m प्लस 24n इक्वल टू 6। देखिए 16m प्लस 24n इक्वल टू 6, इसको समीकरण 3। ऐसे ये बनेगा 36m प्लस 48n इक्वल टू 13। 36m प्लस 48n इक्वल टू 13। ये दो समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं और हल करके हमें m और n का मान निकालना है। इसने कौन सी विधि से हल किया है? इसने कोई विधि से हल नहीं किया। इसने बोला समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर m और n का मान इतना मिलेगा। ये डायरेक्ट लिख दिया है, पर आपको यहाँ हल करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हल करके आपको एग्जाम में दिखाओ, आप डायरेक्ट इनकी तरह नहीं लिख सकते। तो आप कौन सी विधि से करें इसको? आप इसको मान रखने की विधि से कर सकते हैं, गुणांक समान करने की विधि से कर सकते हैं, या क्रेमर के नियम से कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप यहाँ पे गुणांक समान करने की विधि से करें। बहुत आसान है। दे देखो 48 है, यहाँ 2 का गुणा कर दो, 24 दूना 48 बन जाएगा। ये 48 है, भी 48 बन जाएगा। तो समीकरण 3 में आप लिख दो 2 का गुणा करने पर तो 32m 48n 12। अब 48n 48n हो जाएगा तो समीकरणों को घटा दोगे, m का मान मिलेगा। m का मान यहाँ पे रख के n का मान निकाल सकते हैं। तो ये हल तो आप खुद से करेंगे। हल करने के बाद m और n का मान मिल जाएगा। तो अब ये m और n का मान फिर से रख दो। m की जगह कितना रखोगे? m की जगह रखना है 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1 बटे 4। ये देखिए m का मान आपने क्या लिया था? यहाँ पे लिया था ना m का मान 1 बटे एक्स माइनस वाई। m की जगह 1 बटे एक्स माइनस वाई रखेंगे, n की जगह 1 बटे एक्स प्लस वाई रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने रख दिया
m की जगह पे 1/x माइनस वाई बराबर 1/4। तिर्यक गुणा करेंगे तो x माइनस वाई का 1 से गुणा होगा तो x माइनस वाई, और 4 का 1 से गुणा होगा 4 1 के 4। तो यहाँ देखिए समीकरण 5 मिलेगा। ऐसे ही n वाला मान रखिए, n का कितना है 1/x प्लस वाई है। फिर तिर्यक देखिए n की जगह 1/x प्लस वाई बराबर 1/12। तिर्यक गुणा करेंगे x प्लस वाई का 1 से गुणा होगा x प्लस वाई, और 12 से 1 का गुणा होगा 12। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 5 और 6। अब यहाँ पे भी हल करके नहीं दिखाया इन्होंने, पर आपको हल करना है। आप लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए वाई वाई कटेगा, 2x इक्वल टू 16 आएगा। तो फिर 2 का भाग देंगे तो x इक्वल टू 8 आएगा। देखिए x इक्वल टू 8। फिर x का मान यहाँ 8 रखेंगे, उधर जाके माइनस होगा, तो 12 में से 8 माइनस होगा तो y इक्वल टू 4 आएगा। ये आपको हल करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। तो इस तरीके से x का मान 8 आ गया, y का मान 4 आ गया। तो नाव की स्थिर जल में वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और प्रवाह का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगला क्वेश्चन है उदाहरण 4। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप से बांटी गई। 10 लड़के अधिक हो तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं, और यदि 15 लड़के कम हो तो प्रत्येक को 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल रकम कितनी है, वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई। अब देखिए रकम हम भी नहीं मालूम है और लड़कों की संख्या भी नहीं मालूम है, हमें दोनों निकालना है। रकम कितना है, कुल पैसा कितना वो भी पता करना है, और कितने लड़के हैं वो भी पता करना है। तो देखिए यहाँ दोनों, एक को x मान लिया, एक को y। बस केवल फर्क है, कुल रकम को y नहीं माना, उसने केवल लड़कों की संख्या को x और एक लड़के को कितना रकम मिलती है उसको y माना। तो अगर लड़कों की संख्या x है और एक लड़के को कितनी रकम मिलती है y है, तो कुल रकम पता चल जाएगी कितनी। अब यहां से कुल रकम पता चल जाएगी, कुल रकम हो जाएगा xy। क्यों? अगर मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन कोई बोले कि 5 लड़के हैं और एक लड़के को 10 रुपए मिलता है। एक लड़के को कितने रुपए मिलता है, 10 रुपए, और लड़कों की संख्या कितनी, 5। तो फिर कुल कितना रुपए बांटा गया। तो एक लड़के को 10 मिला, ऐसे 5 लड़कों को कितना मिलेगा, 10 गुणे 5 50। मतलब कुल कितना पैसा बांटा गया। अगर एक लड़के को 10 रुपए दिया जा रहा है तो 5 लड़के को कुल कितना पैसा दिया जाएगा, 50 रुपए। कैसे पता चलेगा, दोनों का गुणा। ऐसे लड़कों की संख्या x है, एक लड़के को मिली रकम y है, तो x और y का गुणा करेंगे तो कुल रकम पता चलेगी कितनी, xy। अब पहली शर्त क्या है, देखिए कुल रकम xy हो गई, मतलब कुल पैसा कितना है, लड़कों की संख्या गुणे एक लड़के को मिली रकम xy रुपए, इतना कुल रकम। अब उसने बोला 10 लड़के अधिक हो जाएं, मतलब लड़के कितने थे, x थे, उसमें 10 और हो गए तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो प्रत्येक को 2 रुपए कम मिलते हैं, मतलब कितना, y रुपए मिलता था, अब 2 रुपए कम मिल जाएगा। तो भी ये कुल रकम ही होगा, कुल रकम। अब भी ये क्या होगा, कुल रकम, क्योंकि लड़कों की संख्या पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी हो गई, x प्लस 10। तो जब लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो सबको पैसा मिल रहा है तब उनको कम कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, y रुपए मिलता था, अब y माइनस 2 मिलेगा। तो कुल मिला के गुणा करेंगे तो ये कुल रकम हो जाएगी। ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए एक कुल रकम निकाला ना, लड़कों की संख्या, प्रथम शर्त से लड़कों की संख्या 10 बढ़ा दिया। पहले x लड़के थे, 10 लड़के बढ़ गए, तो x प्लस 10 गुणे y माइनस 2। y माइनस 2 क्यों किया, पहले रकम y थी, एक को मिलने वाली रकम y थी, उसमें 2 रुपए कम मिल रहा है तो माइनस 2। और एक गुणा करके कुल रकम, ये कुल रकम हो गई, ये पहले वाले कुल रकम के बराबर होगा, क्योंकि पैसा कम ज्यादा नहीं हो रहा, पैसा वही उतना है। ये बराबर कर दिया। इधर गुणा करेंगे, x का y से गुणा xy, x का 2 से माइनस 2x, 10 का y से 10y, 10 का 2 से 20। अब यहां से देखिए xy कट जाएगा, ये माइनस 2x प्लस 10y और ये माइनस 20 उधर गया। इसमें 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए 2 कट जाएगा, माइनस x बचेगा, यहाँ 2 पचे 10 5, यहाँ 10 में 2 का भाग देंगे 10। सेम तरीके से आपका दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो इसमें 10 लड़के बढ़ा रहे थे तो 10 प्लस कर रहे थे और 2 रुपए कम हो रहा था, 2 माइनस किया था। दूसरी शर्त में
15 लड़के कम कर दो और ₹6 बढ़ जाएगा। यदि लड़के 15 कम हो तो प्रत्येक को ₹6 अधिक मिलता है। अब लड़कों की संख्या कम कर दी, मतलब लड़के कितने थे x में 15 कम कर दिया तो x - 15 हो गया। इसमें लड़कों की संख्या बढ़ाया था तो x + 10, क्योंकि 10 लड़के बढ़ाए गए थे। यहाँ 15 लड़के कम किए गए, मतलब पहले x लड़के थे उसमें 15 कम कर दिया था, x - 15। तो जब लड़कों की संख्या यहाँ बढ़ी थी तो पैसा कम हो गया था। कितना कम हुआ था? ₹2 कम हुआ था, तो y - 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? ₹6 बढ़ गया। जब बच्चे कम हो जाएंगे तो रुपया बढ़ जाएगा, तो y + 6। तो ये दोनों का गुणा किया तो कुल रकम हो गया, और कुल रकम ये जो पहले वाली कुल रकम है उसके बराबर ही रहेगा। फिर यहाँ x का गुणा xy, 6x - 15y और ये -90। x का पहले y से गुणा xy, फिर x का 6 से गुणा 6x, फिर 15 का y से गुणा 15y, फिर 15 का 6 से गुणा 90। अब ये देखिए xy कट जाएगा और ये समीकरण 6x - 15y = 90। सब में 3 से भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी 3 का भाग। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 बन गया आपका। ये समीकरण 1 और 2 को हल करके आप xy का मान निकाल सकते हैं। आप किसी भी विधि से हल करें। इन्होंने यहाँ गुणांक समान करने की विधि से हल किया है, बराबर। यहाँ पे भी 5y है, यहाँ पे भी 5y है, प्लस है, ये देखिए +5y है, ये -5y है, तो अपने आप कट जाएगा जोड़ने पर। 5y कट गया, 2x में x गया तो x बचेगा, प्लस प्लस जोड़ेंगे 40, x का मान 40 आ गया। x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ये समीकरण 1 है, इसमें x का मान रख दिया 40। देखिए माइनस पहले से लगा, x का मान 40, उधर जाके प्लस हो गया, 5 का भाग, y का मान कितना आ गया? 10। जब y का मान 10 आ गया तो हमें पता करना कुल रकम, तो कुल रकम कितना है? अब उस कुल रकम को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। xy हमारी कुल रकम है, तो कुल रकम हो गई xy, x का मान 40 रख दिया, y का मान 10 रख दिया, गुणा करेंगे 400। इसका मतलब कुल रकम 40 लड़कों में कितनी बांटी गई? कुल रकम ₹400 बांटी गई। और लड़कों की संख्या कितनी है? देखो, 2 चीज पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था कुल रकम कितनी होगी, दूसरा पूछा था कितने लड़के। तो लड़कों की संख्या को आपने क्या माना था? x का मान आया 40, मतलब लड़कों की संख्या 40 आ गई और कुल रकम कितनी आ गई? 400। तो लड़कों की संख्या 40 और कुल रकम 400, ये उत्तर हो जाएगा।